अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंक सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल। आज हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इसके इंट्रो के ऊपर। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। जो मौज़म मुग़ल की बुक के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है वो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। उससे पहले आज का ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बेसिकली है नो इनपुट एडजस्टमेंट आइटम्स के, वो आइटम्स जिन पर आपको इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। इससे पहले हमने पढ़ा था आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स की जो है वो टाइप्स पढ़े थे। उसमें जो है वो 3 तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी, टैक्सेबल, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड। और फिर हमने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट वाली आइटम्स पढ़ी थी कि वो आइटम्स जिन पे आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ थी। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ये वो आइटम्स है जिन पर आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। आपको इनपुट टैक्स की जो है वो वर्किंग इन पर अलाउ नहीं है। 17% आप इस पर चार्ज नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। ये कौन कौन सी आइटम है उनको 1 बाय 1 हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर उसने लिखा हो एग्जेम्प्टेड परचेजेस, एग्जेम्प्टेड परचेजेस एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स जो है वो आपके इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। उसके बाद फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट अंडर वारंटी, कि अगर कोई भी आप जो है वो फॉल्टी पार्ट जो है वो रिप्लेस करेंगे वारंटी के अंदर तो उसके ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग फॉर एक्सटेंशन। अगर आप कोई भी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग इंपोर्ट करते हैं एक्सटेंशन पर्पस के लिए तो उस सूरत में इनपुट नहीं है। अगर आपने कोई फ्रेश बिल्डिंग इंपोर्ट की और आपका मकसद जो है वो एक्सटेंशन नहीं बल्कि न्यू बिल्डिंग लगाना है, उस पर इनपुट आपको अलाउ है। लेकिन एक्सटेंशन पर्पस के लिए अगर आप लेंगे तो वहां पर आपको ये इनपुट की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। उसके बाद जो है वो इंपोर्टेड टैक्स गुड्स है, बिल ऑफ एंट्री इज नॉट अवेलेबल, कि ऐसी गुड्स इंपोर्ट आपने की है जिसका बिल ऑफ एंट्री आपके पास मौजूद नहीं है, उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। ठीक होगी बात ये। उसके बाद है मोबाइल सेट परचेज फॉर ऑफिस स्टाफ। अगर आप ऑफिस स्टाफ को मोबाइल सेट बाय करके देते हैं तो उस पर भी इनपुट टैक्स आपको जो है वो नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इस पर भी इनपुट नहीं है। उसके बाद परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाय किया तो उस पर इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं है। अगर आप वो मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी आपको ये अलाउ नहीं है। मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी आपको ये इनपुट अलाउ नहीं है। उसके बाद है परचेज ऑफ क्रॉकरी कटलरी फॉर गेस्ट हाउस। अगर आप कोई क्रॉकरी बाय करते हैं, कोई कटलरी बाय करते हैं गेस्ट हाउस के लिए तो इनपुट अलाउ नहीं है। और यही चीज अगर आप ऑफिशियल यूज के लिए खरीदेंगे, परचेज ऑफ क्रॉकरी एंड कटलरी फॉर ऑफिशियल यूज, तब भी आपको ये इनपुट अलाउ नहीं होगी। उसके बाद है परचेज ऑफ डिलीवरी ट्रक, ये भी जो है वो आपको इनपुट इस पे भी अलाउ नहीं है। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग या इलेक्ट्रिकल वायर फॉर रेनोवेशन, अगर आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग या वायर खरीदते हैं रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए तो आपको इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। उसके बाद है परचेज ऑफ गारमेंट्स आइटम फॉर लोअर स्टाफ एट ईद। अगर आप छोटे स्टाफ के लिए, मतलब ऐसे स्टाफ जो मतलब नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, मैनेजरियल जो है वो पोस्ट से नीचे वाला जो स्टाफ है, उनके लिए अगर आप ईद के ऊपर जो गारमेंट्स बाय करके उनको एज अ गिफ्ट देते हैं उस पर भी आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। उसके बाद है परचेज ऑफ मिल्क विदाउट रिटेल पैकिंग एंड ब्रांड नेम। अगर आप ये जो विदाउट ब्रांड नेम जो मिल्क बाय करते हैं, जो आइसक्रीम कंपनीज हैं, उनको जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर ये मिल्क बाय करना पड़ता है। तो अगर वो ये मिल्क बाय करते हैं विदाउट एनी ब्रांड नेम, विदाउट एनी पैकिंग, तो उस पर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अब इसकी सूरत में एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें लिखा है सप्लाईज हैड नॉट डिक्लेयर्ड बाय दैट जो है वो सप्लायर। अगर वो जो सप्लायर जिसने आपको ये चीजें जो है वो बाय पर प्रोवाइड की थी, उस सप्लायर ने इन सप्लायर्स को जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं किया तो उस सूरत में जो है वो आपको इस पर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपने चाहे गुड्स खरीदी है रजिस्टर्ड पर्सन से, चाहे गुड्स आपने बाय की है रजिस्टर्ड पर्सन से, लेकिन उस रजिस्टर्ड पर्सन ने इस सप्लायर्स को जो अपनी रिटर्न के अंदर उस सप्लायर ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया तो आपको भी ये इनपुट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ वेजिटेबल्स, इस पर भी इनपुट नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, परचेज ऑफ आइटम स्पेसिफाइड इन 9th 8th एंड 9th स्केड्यूल। तो इन दोनों स्केड्यूल्स के अंदर जो गुड्स स्पेसिफाई है उनके ऊपर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। उसके बाद है परचेज अगेंस्ट कैश या पेमेंट थ्रू बियरर चेक।
ठीक है, तो इस पर भी आपको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने कैश पे बाय की है या उस बंदे को बियरर चेक दिया है, बियरर चेक से मुराद ओपन चेक जो होता है, जो आप कोई भी बंदा कैश करवा सकता है। परचेजेस मेड एंड पेमेंट मेड इनटू पर्सनल अकाउंट ऑफ सप्लायर, आपने एक सप्लायर से चीज खरीदी, उसके जाती अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, बिजनेस पेमेंट नहीं की, तो उस सूरत में भी आपको ये इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। परचेजेस अगेंस्ट कमर्शियल इनवॉइसेस, नो इनपुट एडजस्टमेंट। परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री जो घरों में लगी होती है, उससे अगर आप खरीदें, चाहे उनसे आप सप्लाईज खरीदें, चाहे रॉ मटेरियल खरीदें, जो मर्जी चीज खरीदें, उस पर भी आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटी छोटी घरों में जो काम कर रहे होते हैं, उनसे आप चीजें खरीदते हैं, सप्लाईज खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदें, वट जो मर्जी आप खरीदें, उस पर भी आपको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी और वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो होलसेलर भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, होलसेलर है, जो मर्जी है, ठीक है, और वो बंदा है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, आपने उससे खरीदी है, तो आपको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने परचेज की है परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड रिटेलर, रिटेलर से भी अगर आप बाय करेंगे तब भी आपको इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। ठीक होगी बात ये। उसके बाद है परचेज ऑफ कैलेंडर एंड डायरीज फॉर कस्टमर, परचेज ऑफ कैलेंडर एंड डायरीज फॉर कस्टमर, तो उसके ऊपर भी इनपुट अलाउ नहीं है। ये गिफ्ट आइटम है ना जो आपने कस्टमर के लिए बाय किए हैं। उसके बाद है परचेज ऑफ गिफ्ट्स फॉर स्टाफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर कोई शख्स आपका जो एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो रहा है और एट द रिटायरमेंट आपने उसको गिफ्ट्स दिए हैं और वो गिफ्ट्स आपने बाय किए, उस पर जो इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं है। उसके ऊपर जो आपने जो भी चीज बाय किया, जाहिर सी बात अगर जो चीज खरीदेंगे तो उस पर आपने टैक्स तो दिया होगा ना, लेकिन आपको यहां पर वो अलाउ नहीं है। ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफ गिफ्ट फॉर कस्टमर, अगर आप कस्टमर्स के लिए गिफ्ट्स बाय करेंगे तो उस पर भी इनपुट अलाउ नहीं है। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो इनपुट एडजस्टमेंट। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, अब ये ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आपका फर्नीचर या प्रिंट स्टेशनरी वगैरह आ जाता है, फर्नीचर या स्टेशनरी वगैरह आ जाता है। और ये अगर आपने खरीदी है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, अगर आपने खरीदी है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, तो फिर आपको इनपुट नहीं अलाउ। अगर आपने रजिस्टर्ड से खरीदी फिर आपको जो है वो, क्योंकि हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी पढ़ा है ना कि इनपुट अलाउ है, और वो उसके लिए क्या है कि आपकी प्रिंटेड जो है वो स्टेशनरी होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड पर्सन से आप बाय करें तो इनपुट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। उसके बाद है परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रीस्ट, ठीक है, कोई ऐसे गुड्स जिसकी जो है वो डिस्क्रिपेंसी, जिसके अंदर कोई जो है फॉल्ट क्रीस्ट ने जो है वो शो किया है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो आपको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद है परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर गार्ड्स एंड, यहां पे लिखा है परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर गार्ड, या यूं भी इसको कह सकता है कि सेल्स टैक्स पेड ऑन यूनिफॉर्म ऑफ गार्ड्स, कि अगर आपने जो है वो गार्ड्स के यूनिफॉर्म बाय किए और उसके साथ आपने सेल टैक्स भी दिया है तो वो भी यहां पर आपको अलाउ नहीं है। उसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, अगर आपने कोई जो है वो पार्ट डिफेक्टिव पार्ट रिप्लेस किया है, वारंटी में तौर पर उसको क्लेम दिया है, उस पर भी आपको जो है वो इनपुट नहीं मिलेगा। टैक्सेबल परचेसेस अगेंस्ट फेक इनवॉइसेस, ये जो फेक इनवॉइसेस के ऊपर आप खरीदते, झूठी की मतलब जाली इनवॉइसेस, ठीक है, तो वहां पर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। परचेजेस फ्रॉम ब्लैक लिस्ट सप्लायर, अगर आपने किसी ब्लैक लिस्ट सप्लायर से कोई चीज बाय की है उस पर भी आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टैक्स हैड नॉट बीन डिपॉजिटेड, अच्छा ये जो सेल टैक्स डिपॉजिटेड है इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे से हमने वो चीज खरीदी है उस बंदे ने अभी तक उसका सेल्स टैक्स जमा नहीं करवाया, जाहिर सी बात है उसने अपनी रिटर्न में इसको मेंशन नहीं किया, तो हमें भी ये जो है वो टैक्स जो है वो रिफंड नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये जो हम टैक्सेबल परचेजेस करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन से, और अगर उसने वो सेल टैक्स अभी गवर्नमेंट के पास सबमिट नहीं करवाया, गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया, तो हमें भी जो है वो इसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद है टैक्सेबल परचेजेस विदाउट इनवॉइसेस, अगर आप इनवॉइसेस के बगैर कोई चीज खरीदते हैं तो उस सूरत में भी आपको जो है वो इनपुट नहीं मिलेगा। या इसको वो यूं भी कह सकता है कि
इनवाइसेस आर ऑन द अदर पर्सन नेम। मसलन मेरा नाम जो है वो उस्मान है, मैंने एक चीज़ खरीदी है लेकिन जो इनवाइस है वो किसी और के नाम पे है, मसलन अली के नाम पे है, तो मुझे उसके ऊपर जो है वो इनपुट नहीं मिलेगा। मसलन इसकी मिसाल यूँ भी कह सकते हैं कि मेरा नाम उस्मान है, मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मैंने जो है वो एक चीज़ खरीदी लेकिन उसकी जो इनवाइस है वो मेरे भाई के नाम बन गई, ठीक है जी, जो है वो मेरे भाई का नाम जो है वो अरसलान है, उसके नाम पर वो इनवाइस बन गई। अब मुझे वो जो है वो अपनी रिटर्न के अंदर वो मेंशन करने की इजाज़त नहीं है, मुझे उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी चीज़ आपने बाय की और उस इनवाइस के ऊपर नेम जो है वो आपके बिजनेस का नहीं है तो उस पर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगी। अगर आप विदाउट इनवाइस खरीदेंगे तो भी इनपुट नहीं मिलेगी। टिश्यू पेपर परचेज फॉर ऑफिशियल यूज, अगर आप टिश्यू पेपर बाय करेंगे ऑफिशियल यूज के लिए, नो इनपुट एडजस्टमेंट। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न के टाइम पर जो आपका स्टॉक अनसोल्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा उसके ऊपर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। उसके बाद है सेल टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, देखिए बाज कंपनीज बाज ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को जो है वो रहाइश देती हैं, अब वो रहाइश उन्होंने प्रोवाइड की है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, उसकी अगर आप जीएसटी पे करेंगे तो उस पर आपको इनपुट नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेल टैक्स पेड ऑन एंटरटेनमेंट आइटम फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए जो आप एंटरटेनमेंट आइटम्स बाय करेंगे उसके ऊपर सेल्स टैक्स आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है सेल टैक्स पेड ऑन गैस यूज्ड इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां पर अगर आपने जो है वो उनको गैस प्रोवाइड की हुई है उस पर भी आप जीएसटी पे करेंगे तो वो जीएसटी भी आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद है सेल टैक्स पेड ऑन लंच प्रोवाइडेड टू स्टाफ, स्टाफ को जो हम लंच दे रहे हैं, ठीक है, कंपनी जो है वो अपने स्टाफ को जो है वो फैसिलिटीज दे रही है। मसलन मैं इसको सम अप यूं कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी आपने उनकी रेजिडेंशियल कॉलोनी में पे की है, वहां पर जो इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं होगा। गैस आपने उनकी रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए प्रोवाइड की है, उसके ऊपर आपने जो जीएसटी पे किया वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। उनकी एंटरटेनमेंट के ऊपर जो आपने जीएसटी पे किया है वो भी अलाउ नहीं होगा। उनको लंच दे रहे हैं, लंच के ऊपर जो जीएसटी पे कर रहे हैं वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद है सेल टैक्स पेड ऑन मिनरल वाटर फॉर स्टाफ मीटिंग, स्टाफ मीटिंग के लिए जो मिनरल वाटर आप खरीद के लाते हैं उसका जो जीएसटी है वो भी आपको अलाउ नहीं है। और लास्ट जो है वो सेल टैक्स ऑन मटीरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कि वो रॉ मटीरियल जिसकी मदद से आपने ऐसी गुड्स बनाई थी जो बाद में जो है वो फायर ड्यू टू फायर जो है वो जाया हो गई, अब वो जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा था उसका जीएसटी आपको यहाँ पर इनपुट के तौर पर नहीं मिलेगा, ठीक है। मसलन मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने एक चीज़ बनाई, जब वो चीज़ कंप्लीट होगी तो वो ड्यू टू इंसिडेंट फायर की वजह से वो ख़राब हो गई, एब्सोल्यूट हो गई, उसके बाद जो है वो उस रॉ मटेरियल का जो इनपुट है वो मुझे यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। क्लियर होगी बात ये? जब ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे तो ये टोटल आपको यहाँ पर आप इसको टोटल करेंगे, मतलब ये जब आप सारी चीज़ें लिख लेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा। जब आपने ये टोटल इनपुट टैक्स लिख लिया, जो भी उसकी रकम, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप जो है वो मेंशन कर देंगे, ये जी मेरा टोटल इनपुट टैक्स है, इतना मेरा ये इसका आंसर आ गया, ठीक होगी बात ये। जब ये आप लिख लेंगे उसके बाद आपने ये दो चीज़ें सेपरेटली लिखनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट, फिक्स एसिड इंपोर्टेड एट द रेट ऑफ 17%, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे कि फिक्स एसिड इंपोर्ट किया है, उसकी जो वैल्यू होगी उसका 17% लेके मैं यहाँ से अलहदा लिख दूंगा, तो मेरे पास एक चीज़ ये आ जाएगी, दूसरी चीज़ ये आ जाएगी, ठीक होगी बात ये। और थर्ड आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज एट द रेट ऑफ 17%, तो थर्ड ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? एक तो टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा, सेकंड जो है वो फिक्स एसिड जो इंपोर्ट किया उसके ऊपर जो टैक्स है वो आ जाएगा, और थर्ड जो है वो आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। तो ये तीन चीजें मैं अलग-अलग मेंशन कर दूंगा। हाँ, इनके लिए आपने याद रखना है कि इफ एसिड एंड रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, नो इनपुट एडजस्टमेंट। अगर आप एसिड और रॉ मटेरियल नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से बाय करेंगे तो आपको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। और लास्ट पे जो है वो एक नोट और याद रखना, वो ये कि सेल टैक्स क्रेडिट की अमाउंट इन तीनों के नीचे आप लिखेंगे, सेल टैक्स क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड हेयर ओनली, विल बी डिडक्टेड एट द लास्ट स्टेज। जब हम लास्ट स्टेज पे जाएंगे, जब हम सेल टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं तो वहां पर इसको डिडक्ट करना है, यहां पर जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे मेंशन करना है इन तीन चीजों के बाद में।
क्लियर होगी बात ये। तो पहले टोटल इनपुट है, फिर फिक्स एसेट, फिर रॉ मटेरियल परचेज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। जब ये तीनों चीजें लिख लेंगे तो उसके बाद सेल टैक्स क्रेडिट की वैल्यू यहां पे लिख देंगे। रॉ मटेरियल के लिए और फिक्स एसेट के लिए मैंने बता दिया कि अगर वो आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक होगी बात ये टोटल इसका जो है वो फॉर्मेट का सारा जो है वो चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब अगला काम हमारा जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वो उनको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व कराने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह के क्वेश्चन, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर सॉल्व करवाऊँ ताकि मैक्सिमम आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि इसके साथ मैंने दूसरी बुक्स का जो है वो लेक्चर्स भी अपलोड करने इंशाल्लाह। अब जो है वो इनकम टैक्स का भी हमने जो है वो के साथ जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी लेक्चर्स अपलोड करने हैं, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह जो है वो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।